है। चलिए आज क्लास फिजिक्स में जो आपकी टॉपिक्स थी हेडिंग डलवा के छुड़वाया था, ओम का नियम। ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। चलिए ओम्स लॉ में ओम का नियम किसने दिया था? किसने दिया था जी? हाँ, जॉर्ज कि जॉन? डिस्प्ले थोड़ा सा मैं वो कर दूं। सर होता है, आइजैक न्यूटन थे। आप क्या बता रही थी? चलिए, आइजैक न्यूटन थे ना, उनके पिताजी का नाम आइजैक भी था, उनके पिताजी के नाम पे ही उनका नाम पड़ा था। तो देखिए क्या कहते हैं कि देखो इधर कहता है कि जब किसी चालक में या चालक के सिरों पर जब हम विभवांतर लगाते हैं, विभवांतर जब भी लगाया जाता है तो इसमें एक धारा उत्पन्न होती है जिसको कहते हैं क्या? आई, जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाती है? प्रवाहित होती है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस धारा की विपरीत दिशा में क्या होता है? प्रवाहित होता है। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे मैं विभवांतर का मान बढ़ाते चला जाऊंगा वैसे वैसे धारा का मान क्या होता है? बढ़ते चला जाता है। अर्थात उन्होंने बताया था, उन्होंने बताया कि जो भी होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके? आई के। और मैं यदि ये कहता हूँ कि चालक के अंदर धारा अधिक मात्रा में प्रवाहित होने लगी, मीन्स दैट कह सकते हैं उसमें विभवांतर का मान क्या हो गया? बढ़ गया। जैसे होता है ना कि अगर घर में देखते हो कि शादी विवाह या फिर दीपावली में जो हम झालर वगैरह लगाते हैं, तो जो लाइटिंग होती है अगर अधिक मात्रा में श्रेणी क्रम में अगर जुड़ जाती हैं तो उनकी जो चमक होती है धीरे कम रहती है। यूँ कह लिया जाए कि उनके अंदर विद्युत शक्ति का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अभी आप क्या करते हैं कि वोल्टेज बढ़ाते हैं जाके स्टेबलाइजर से, देखते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि एम्पियर, बगल में एक तरफ वोल्टेज दिया रहता है और एक तरफ क्या दिया रहता है? एम्पियर। ए बनाया होगा, आप देखे होंगे। तो जैसे वोल्टेज का वैल्यू आप 220 वोल्ट करते हैं तो इसका एम्पियर का मान 100-150 के आसपास पहुंच जाता है, होता है ना। मीन्स दैट कि अगर विभवांतर का मान बढ़ा रहे हैं तो धारा का मान भी क्या होता चला जाता है? बढ़ता चला जाता है। इतनी बात क्लियर है। तो इसको देखते हुए उन्होंने बताया कि भी अनुक्रमानुपाती है आई, या भी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? आई आर हो जाएगा, ठीक है, आई आर। तो इन्होंने इतना बताया। तो उसमें एक प्रतिरोध भी उत्पन्न होता है जिसको हम किससे दिखाते हैं? आर से। तो हम कह सकते हैं जहाँ आर क्या है? प्रतिरोध है, या यूं कह सकते हैं कि जहां आर नियतांक है, नियतांक है जो चालक के भीतर क्या करता है? धारा में क्या करेगा? अवरोध उत्पन्न करता है। अभी कुछ मत लिखिएगा, अभी डिफिनेशन लिख पाएंगे, ठीक है। अवरोध उत्पन्न करता है। बात समझ में आया? तो कहता है कि तब R बराबर क्या होगा? R बराबर क्या होगा? V अपॉन में I।
आर का मान पूछेगा तो किससे निकालेंगे, V अपॉन आई से। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होगा बताइए। इसका मात्रक जो होगा बच्चा वो हो जाएगा नहीं, V का होता है वोल्ट और इसका क्या हो जाएगा एम्पियर, और इस या ओम कहते हैं, किसे दिखाएंगे ओम से। मीन्स दैट क्या V अपॉन में क्या हो जाएगा आई, या ओम को यहाँ लिख दीजिए वहाँ पे दिखा दीजिएगा, या ओम। हाँ सॉरी फॉर दैट, एम्पियर को ए से दिखाएंगे, गुड, ए से दिखाएंगे। बात क्लियर हो गई इतना। आगे इसकी बीमा अगर आपसे पूछता है तो क्या लिखेंगे, अगर इसकी बीमा आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे, बीमा, बीमा क्या होगा। देखिए चूँकि आप जानते हैं, इधर हम दिखा दें इस चीज़ को, इस साइड में देख लो। चूँकि आप जानते हो क्या होता है कि V बराबर होता है जो W बटा में क्या होता है Q। जो विभव का मान होता है वो किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य के क्या होता है बराबर होता है। बात समझ में आया। तो V बराबर होता है W बटा में Q, और यहाँ से पहले V का अगर हम निकाल देते हैं बीमा, तो W क्या कार्य है ना, कार्य है। इसकी बीमा जो होती है वो होती है mL2T⁻² होता है, और जो आवेश की बीमा होती है Q उसका हो जाता है क्या 80। तो इसको जब आप ऊपर लेके जाइएगा तो हो जाएगा mL2T पे माइनस कितना हो जाएगा 3 और A पे -1। ये तो W की V की वैल्यू आ गई। और एम्पियर A का क्या होगा, A ही होगा। धारा का जो बीमा आप निकालते हैं वो A ही होता है। तो यहाँ से बीमा V की वैल्यू हम क्या कर देंगे mL2T पे -2 और A पे माइनस कितना था 1, और नीचे क्या हो गया A। अब इसको ऊपर जब लेके जाइएगा तो क्या आ जाएगा mL2T पे माइनस कितना है 3 था ना, और ये ऊपर चला जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो A पे माइनस क्या हो जाएगा 2। ये होता है प्रतिरोध की बीमा। बात समझ में आया। अब डिफिनीशन थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद ग्राफ बनाइएगा, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। चलिए डिफिनीशन लिखिएगा। बहुत जुकाम टाइप का। लिखिएगा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच
के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के क्या हो जाता है। कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए, मतलब उस पर कहता है कि टेम्परेचर या फिर अननेसेसरी किसी की अगर आवश्यकता अनुसार उसको घटा न बढ़ा कर कुछ नहीं करते हैं, नॉर्मली उसी चीज़ पे छोड़, जैसे तापमान को छोड़ दिया जाए वैसे ही, ठीक है ना, उष्मा को वैसे ही छोड़ दिया जाए, उसके वेग में परिवर्तन नहीं करते हैं, अगर ऐसी स्थिति रखते हैं तब कहता है कि नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच, मान लीजिए यहाँ पे है तो इसके बीच यहाँ से यहाँ तक कोई उपकरण अगर हम लगाए रहते हैं तो इसके बीच एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है जो धारा को कलेक्ट करता है वहाँ पे, उसके बाद आगे जाती है धारा। मीन्स अगर यहाँ पे दोनों फैन को श्रेणी क्रम में आप ऐड करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, उस फैन के लिए उतनी धारा का मान, मतलब या उतना धारा चाहिए उस फैन को, तभी तो वहाँ पे क्या होगा, गतिशील होगा। मीन्स दैट कि उसको इतनी शक्ति चाहिए, उतने वाट उसको चाहिए, तो वहाँ पे प्रतिरोध क्या करता है कि उतने आई को क्या करता है वहाँ पे कलेक्शन करके रखा रहता है, उसके बाद वो क्या करता है आगे की तरफ बढ़ाता है। तो वही चीज़ है कि सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, जब इनके बीच में जो सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है उससे जो प्रवाहित धारा होती है, विभवांतर जितना बढ़ाएंगे उससे क्या होगी, धारा उत्पन्न होगी। क्या होती है, धारा के क्या हो जाता है, समानुपाती होता है। क्या बच्चा, समानुपाती अनुक्रमानुपाती दोनों चीज़ क्या होता है, एक ही चीज़ होता है। समानुपाती लिखिए या तो अनुक्रमानुपाती लिखिए, दोनों का मतलब एक ही चीज़ है। बात समझ में आया, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, जिसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। कर जाइए इतना, ये करके फिर ग्राफ बना लीजिएगा। ग्राफ बनाने के तत्पश्चात यहाँ से यहाँ तक कर जाइए, अर्थात भी समानुपाते आई या भी बराबर क्या हो जाएगा आई आर, जहाँ आर नियतांक है जो चालक के भीतर धारा में अवरोध उत्पन्न करता है। चलिए सेकेंड हेडिंग आपका क्या होगा, ओमीय तथा अनोमीय परिपथ, जिसको कहा जाएगा ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट कहा जाता है। सर्किट कह रहे हैं उसको, सर्किट CIRCUIT सर्किट, ठीक है। इसमें लिखा जाएगा, एक तरफ कर दीजिएगा ओमीय परिपथ और एक तरफ कर दीजिएगा क्या चीज़, अनओमीय परिपथ, ठीक है। ओमीय परिपथ किसको कहेंगे, लिखा जाएगा वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ओमीय परिपथ कहलाएगा। अर्थात क्या होगा, R = V/I, ठीक है। इस नियम का यह पालन करता है, इसलिए इसको ओमीय परिपथ कहेंगे। परिपथ मतलब समझ रहे हैं ना, चालक। सेकेंड क्या कह रहा है कि अनोमीय परिपथ किसे कहेंगे, तो सुनिए,
लिखेंगे ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन न करता हो, कामा क्या कहलाता है? अनोमी परिपथ। अर्थात यहाँ से क्या आपको दिखाई देगा? R इज नॉट इक्वल टू V अपॉन में I। बात समझ में आ रहा है? ओम के नियम का डिफिनेशन यही होता है कि जब भी कभी हम, या कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है उनके सिरों के बीच जब विभवांतर हम जोड़ते हैं तो उसमें जो उत्पन्न धारा होती है वो विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। कब? जब हम ताप कोई या फिर कोई भी भौतिक परिवर्तन उस चालक के अंदर या बाहर कोई परिवर्तन न करते हो, तब की बात कहता है। और बात आ जाती है अणुमी परिपथ का, तो इसमें क्या होता है कि आप ताप बढ़ाएं घटाएं, आप इसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न करें, इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। इसको जैसे काम करना रहेगा वो अपने हिसाब से ही काम करेगा। जैसे देखिए, बात करते हैं किसकी? अर्धचालकों की। अर्धचालक जो होते हैं वो अणुमी परिपथ का पूरा क्या करते हैं? अणुमी परिपथ को फॉलो करते हैं। तो क्या होता है अर्धचालक? मैंने आपको बताया था, जैसे कि कोई बोरान फैमिली का कार्बन फैमिली के एलिमेंट को ले लीजिए, जैसे सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन जो होगा वो कई कह सकते हैं लगभग या उससे भी अधिक 50 लाखों 30 40 50 लाखों की संख्या में क्या होते हैं? आपस में जुड़े रहते हैं, कंबाइंड किए रहते हैं। अगर कोई सिलिकॉन का अगर आप कोई पदार्थ लेते हैं तब तो कहता है कि जब सिलिकॉन आज जुड़े कैसे रहते हैं, तो सिलिकॉन के वायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। इसके बगल में एक सिलिकॉन आके जुड़ जाएगा, इसका भी कितना? वायतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन फैमिली से रिलेटेड है ना, तो प्रत्येक के वैलेंसी में मतलब कि वायतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 4, और उसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी? 4। तो इसकी संयोजकता 4, इसकी संयोजकता 4। इसके बगल में भी कोई सिलिकॉन आके जुड़ जाएगा, उसकी भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ऊपर भी आके जुड़ सकता है और उसकी वैलेंसी 4, नीचे भी जुड़ सकता है और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। और ये कुछ इस हिसाब से आपस में क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाकर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। आगे ये भी प्रतीक्षा करेगा किसी आगे भी से सिलिकॉन नॉर्मली ऐसे ही आपस में क्या होते हैं? जुटे रहते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ फिर सिलिकॉन ऐड हो जाएगा, यहाँ सिलिकॉन ऐड होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, इसके आगे आगे पीछे हर जगह सिलिकॉन। अब क्या कहता है कि कोई भी आज मौसम सही नहीं है। कह रहा है कि अगर कोई इसके बगल में या तो बोरान फैमिली का एलिमेंट या तो फिर किस फैमिली का एलिमेंट, ऐसे इसको कर लेते हैं, कोई बोरान फैमिली का एलिमेंट या तो कोई नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट अगर इसमें जुड़ जाता है, अल्प मात्रा में अगर जुड़ जाता है, तो अर्धचालक का काम करने लगते हैं। बात समझ में आया? अब कहते हैं कि जैसे कोई बोरान फैमिली से गैलीलियम ले लेते हैं। गैलीलियम अगर जुड़ता है इसके अल्प मात्रा में, तो गैलीलियम के आयतन कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 ही होती है और वैलेंस संयोजकता भी इसकी कितनी होती है? 3 ही होती है। तो जैसे यहाँ पे अगर सिलिकॉन के जगह पे अगर गैलीलियम चला जाता है, बैठ जाता है यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? यहाँ तो इस सिलिकॉन का है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और यहाँ होल बना देता है। थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, साफ साफ दिखाई देगा। गैलीलियम आया, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इसका था, समझिए, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी, जो कि सिलिकॉन था तो 4 का 4 कंप्लीट था, तो यहाँ पे एक ऐसे होल टाइप का बनाएगा जिसको हम कोटर कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन की इसको क्या होती है? आवश्यकता होने लगती है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है तो ये किसी धन वाले अर्धचालक से क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन लेता है, धन वाले जैसे नहीं, सॉरी दैट, निगेटिव वाले से क्या लेगा? ये आयन लेगा,
या ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा पदार्थ है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है, तो ये उससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अपने कोटर में जैसे ही भरता है, ऐसे अर्धचालक को हम नाम दे देते हैं पी टाइप अर्धचालक। ये केमिस्ट्री में दिया था ठोस अवस्था में एन टाइप और पी टाइप अर्धचालकों के बारे में, जो कि है फिजिक्स का केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में दिया था। और यदि बोरान नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट जैसे आर्सेनिक अगर आके इसके बगल में जुड़ जाता है, तो आर्सेनिक की वायतम कोष में इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है 5, जिसमें से इसकी वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी कितनी होती है, 3 ही होती है। लेकिन जैसे यहाँ पे आर्सेनिक आके जुड़ता है, आर्सेनिक, तो आर्सेनिक का कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 है ना, तो ये 1 2 3 4 से तो जुड़ जाता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, और इसके इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ से निकलकर कहाँ चले जाते हैं, किसी दूसरे की तरफ बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और ये जाते हैं तो कहाँ पे, अभी जहाँ कोटर खाली था वैसे ही इलेक्ट्रॉनों के पास, वैसे ही पदार्थों के पास इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, जम करके पहुँच जाते हैं। मतलब कि ये इसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे हैं, जिसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी थी, तो जिसमें कमी थी जिधर की तरफ ये प्रवेश करते हैं, ऐसे अर्धचालकों को हम क्या नाम देते हैं, एन टाइप अर्धचालक। और पी टाइप कैसा था, किसी पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ग्रहण कर रहा था, इसलिए उसके अंदर गुण जो होता था पी टाइप, मतलब पॉजिटिव टाइप का हो जाता था। दोनों बात क्लियर हो गया। तो कहते हैं कि ऐसे गुण रखने वाले चालक हमारे क्या कहलाते हैं, अनोमी परिपथ को क्या करते हैं, बिल्कुल तरीके से इसके नियम को पालन करते हैं। मीन्स दैट आर इज नॉट इक्वल टू वी अपॉन में आई। क्या क्या होता है जैसे में, यहाँ तक आप लिखे हैं ना, ये आपको समझाने के लिए था पूरा, अभी बताएंगे। जैसे में, जैसे देखिए टार्च का बल्ब, टार्च का जो बल्ब होता है वो बिल्कुल ओम के नियम का पालन नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि जो उसके बीच की सर्किट होती है बिल्कुल कैसा होता है, वो अर्धचालक से बनाया गया होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर, कामा थार्मिस्टर, थार्मिस्टर। एक बात याद रखिएगा कि आप देखे होंगे अपने बड़े बड़े उपकरणों के पास, जैसे टीवी हो गया, तो टीवी का जो ऐसे सिरा होता है बड़ा सा, उसमें ट्रांजिस्टर भी लगाया जाता है, थार्मिस्टर भी लगाया जाता है, जो कि टोटली वो अर्धचालक ही होते हैं। अर्धचालक देखिए क्या होता है, अर्धचालक का मतलब ये होता है कि धारा का मान नॉर्मली प्रवाहित तो होता ही है, बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में प्रवाहित होता है, लेकिन इनके साथ साथ इसकी दिशा भी सुनिश्चित कर जाती है कि एन से लेकर किधर की तरफ आएगा, पी की तरफ आएगा। एन टाइप से लेकर किधर की तरफ आएगा, पी टाइप की तरफ। मीन्स दैट कह सकते हैं ना कि माइनस से किधर की तरफ आएगा, प्लस की तरफ ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। धारा प्लस से माइनस की तरफ जा सकती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा वो किधर से करेगा, माइनस से प्लस की तरफ। ये तो बात क्लियर है। तो कहता है कि ये जब जुटेगा तो पी एन जंक्शन बनाएगा या तो एन पी जंक्शन बनाएगा। 2 जंक्शन बना सकता है। पी एन जंक्शन में या तो एन पी जंक्शन में इलेक्ट्रॉन जो होंगे, पी एन जंक्शन या एन पी जंक्शन में 100% है कि जब पी एन जंक्शन बनेगा तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होगा किधर की तरफ, इस दिशा में। एन पी जंक्शन में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा किस दिशा में, इस दिशा में। और कहता है कि जब आपस में अधिक मात्रा में अगर इसको जोड़ा जाएगा तो ये देखो सर्किट जो अलग अलग तरीके से बनते हैं, लगभग आपके हिसाब से एक पीएन हो जाएगा, एक एनपी हो जाएगा। जब पीएन और एनपी ट्रांजिस्टर बनते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो उसको ट्रांजिस्टर कहा जाता है। और जब 2 से अधिक पॉजिटिव टाइप वाले और एक निगेटिव, या कह सकते हैं 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव या 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव, मीन्स दैट कि अगर पीएनपी और एनपीएन जंक्शन, मीन्स दैट कि उसको ट्रांजिस्टर ना कह के हम क्या नाम देते हैं, थार्मिस्टर का नाम दे देते हैं। तो पीएनपी या तो एनपीएन या तो पीएन या तो एनपी। तो जब पीएन और एनपी रहता है तो उसमें सिर्फ आप देखेंगे तो 2 टर्मिनल्स बस लगाए जाएंगे।
जो उपकरण होगा आपके पास छोटा छोटा, आप देखे होंगे, जैसे एसी हो गया, उस मोबाइल में लगाया गया ऐसे, मोबाइल को हटाएंगे तो ग्रीन कलर का कवर आएगा, उसमें बहुत चीज़ें उपकरण जड़ी रहेंगी, छोटी छोटी चीज़ें, वो सब के सब हमारे क्या है, अर्धचालक रहते हैं। तो अर्धचालक लगभग जैसे कि थार्मिस्टर और ट्रांजिस्टरों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर में जिसमें सिर्फ 2 खूंटी लगा रहेगा ना, जिसको कहते हैं 2 टर्मिनल्स लगा रहेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांजिस्टर। और जिसमें 3 खूंटियाँ दिखाई देंगी उसको हम क्या कहेंगे, थार्मिस्टर कहा जाएगा। बात समझ में आ गया। थार्मिस्टर को पीएनपी जंक्शन भी कहा जाता है या तो एनपीएन जंक्शन कहा जाता है, और एनपी और पीएन को एनपी ट्रांजिस्टर या तो पीएन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। बात क्लियर हो गया, इसको कर जाइए टोटली। क्या अच्छा, हाँ उसी में उदाहरण में जो आपको दिखा गया है, बस ऊपर वालों कर दीजिए, ठीक है। चलिए सेकेंड हेडिंग डालिएगा, प्रतिरोध का या प्रतिरोधों का। जो अभी आपने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा है, ओमीय प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का संयोग प्रतिरोध का संयोग, कॉम्बिनेशन ऑफ COMBINATION, combination of resistance, combination of resistance, ठीक है। देखिए ये आपके चैप्टर से जो इसका डेरिवेशन है वो हटा दिया है, मैं नॉर्मली कर देता हूँ, इसको आप बुक में ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसी के सहारे आप न्यूमेरिकल वगैरह लगाएंगे तो आपको ज़रूर आवश्यकता इसकी पड़ेगी। तो नहीं मान सकते हैं कि नहीं ये पूरी अंदर तरीका, हम जैसे ये तो हटा दिया है सिलेबस चैप्टर, उससे सिलेबस में से टॉपिक्स वगैरह हटाया है, लेकिन आप इस बात को मत मानिएगा, आप पूरी टोटली बात करिए, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में 1-2 टॉपिक ऐसे हैं कि हटाए गए हैं, लेकिन उसका कोई वो नहीं है कि नहीं आएगा, उससे रिलेटेड कुछ ऐसे बात पूछ देगा कि आप वहाँ पे आप बोर्ड एग्जाम में पता चला पेपर में बैठेंगे, आपको समस्या प्रकट हो सकती है, ठीक है। तो किया जाएगा। देखिए प्रतिरोधों का संयोग 2 प्रकार से होता है, एक होता है करते हैं जो R का संयोग होता है, समझिए इस चीज़ को, दोनों को अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये 2 टाइप से होता है। एक जैसे कि मैं धारिता को जोड़ रहा था, याद आ रहा है, धारिता का संयोग मैंने बताया था, एक श्रेणी क्रम में थी संधारितों का योग, एक श्रेणी क्रम में था, एक दूसरा किस में था, समांतर क्रम में। तो संधारित को अगर हमने ऐड किया था, वैसे ही प्रतिरोध को भी ऐड किया जाएगा। एक होगा श्रेणी क्रम में और दूसरा किस में होगा, समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम कैसे जुटेगा, तो जो प्रतिरोध होंगे, ये डिफिनीशन अगर लिखना होगा इसका, तो देखिए आइए आप अपने तरीके से कर लीजिए घर पे, ठीक है। आप बैठिए अपने बुक से अच्छे से करिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं इसके एक सिरे को किसी दूसरे के प्रतिरोध के दूसरे सिरे से ऐड करेंगे, कुछ इस प्रकार से, और ये एक समांतर क्रम का, श्रेणी क्रम का काम करेगा। और इसमें जो प्रतिरोध है वो R1 और क्या हो जाएगा, R2। और यहाँ पे जो कहेगा कि नहीं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ना है इसको, तो ये कुछ इस प्रकार से आपका जुटेगा। ये A सिरा और ये इसका B सिरा। अब कहते हैं कि यहाँ पे B कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दें हम, C कर देंगे। तो इसके लिए डिफिनीशन अगर आपको लिखना होगा तो डिफिनीशन इसमें ऐसे कुछ लिखेगा, इसको भी R1 और R2 कर दीजिए। डिफिनीशन क्या लिखोगे बच्चा, लिखा जाएगा, देखो लिखेंगे कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से
और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ऐसे क्रमबद्ध हम क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं। अंततः अंत में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को हम क्या करते हैं, विभवांतर भी से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जिसका एक टर्मिनल धन में और दूसरा क्या होता है, माइनस में। और जैसे विभवांतर जोड़ते हैं इसमें क्या हो जाता है, धारा I उत्पन्न हो जाता है। जो दिखता है कि जो धारा I है इस पूरे परिपथ में समान बह रही है। बात समझिए, यही इम्पोर्टेंट है। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं ना ऐसे कि जिस परिपथ में जो धारा है विभवांतर लगाने पे वो एक प्रकार से क्या हो रही है, बह रही है। कब? जब प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में जोड़े गए हों तब। तथा जो विभवांतर है इन दोनों प्रतिरोधों के सिरों पर अलग अलग है। एक में V1 और एक में क्या मान सकते हैं, V2। जो विभवांतर होता है इन प्रतिरोध, जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ी जाती है तो ये क्या होता है कि विभव में अंतर आ जाता है। दोनों जगह अलग अलग विभवांतर काम करते हैं, लेकिन धारा क्या होती है, समान होती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब धारा समान हो गई तो इसके लिए डिफिनीशन हम लिखेंगे, चूँकि V बराबर क्या हो गया है, जो विभवांतर जो V है वो बट गया है किसमें, V1 और V2 में। बात समझ में आया? इतना इक्वेशन नंबर क्या कर लेंगे, 1। चूँकि आप जानते हो कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। बोलिए, आप इस फार्मूले को जानते हो, V बराबर IR होता है। ये सूत्र है आपका। तो इस सूत्र से अगर आप देखते हैं तो इस सूत्र के लिए V बराबर IR, तो V1 की भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं और V2 की वैल्यू, और V की जगह पे खुद क्या दे रखा है, IR देख रखा है। ये कब होगा ये दिखा रहे हैं। तो इसके लिए अतः अगर इस फार्मूले से V1 की वैल्यू निकालेंगे तो V1 बराबर क्या होगा, देखिए I1 नहीं होगा, क्योंकि I क्या है, सबके लिए एक समान है, तो I रहेगा। इस प्रतिरोध के लिए भी I ही रहेगा, इस प्रतिरोध के लिए भी क्या होगा, I ही होगा। तो लेकिन प्रतिरोध का मान क्या है, बदला है। तो I इंटू क्या हो गया, R1। V2 का मान क्या होगा, I इंटू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ये पूरा बेटा एक्सप्लेनेशन करना है, अपने रफ पे लिख लीजिएगा, घर पे जाइएगा तो अच्छे से फेयर पे पूरा थ्योरेटिकल करते हुए आपकी बुक में दिया हो गया होगा, उसको कर लीजिएगा अच्छे से। कोई दिक्कत हो गया ना, सही। अब क्या लिखेंगे, इस अगर कुछ ऐसा कंडीशन आ जाता है कि सिर्फ एक अगर प्रतिरोध जुटा होता, इस रेसिस्टेंस में इन दोनों प्रतिरोधों को अगर एक प्रतिरोध मान लें हम, और विभवांतर भी जोड़ दिया जाए, तो धारा तो I रहेगा ही रहेगा, जो प्रतिरोध वो क्या हो जाएगा, R, और भी क्या, तुल्य प्रतिरोध R, तुल्य विभवांतर भी। उस कंडीशन में अतुल्य धारिता तो है ही नहीं, वो तो समान है। तो यहाँ से चूँकि V बराबर, यहाँ पे फार्मूला क्या निकल जाएगा, I इंटू R। तो लिखेंगे, अतः समीकरण 1 में किसका किसका मान रख दिया जाए, तो V1, V2 और V का। V1 V2 तथा V का मान रखने पर रख दीजिए मान। तो रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ समीकरण 1 है, V का मान आप क्या रखेंगे, IR इज इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या रखिएगा, I1 इंटू में R1 प्लस V2 का मान क्या रखेंगे, I इंटू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप देख रहे हैं I कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2। तो I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। और यही प्रतिरोधों का क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन है। क्लियर हो गई बात। अब दूसरे बात पे आते हैं। दूसरा आपके सामने क्या है, समांतर क्रम संयोजन। देख लीजिए, तो समांतर क्रम संयोजन क्या कहता है कि जब पहले प्रतिरोध, दूसरे प्रतिरोध, तीसरे प्रतिरोध, चौथे प्रतिरोध के
प्रत्येक प्रतिरोध के, ऐसे भी कह सकते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु से और प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है और इन दोनों सिरों को किसी विभवांतर भी से जोड़ दिया जाए। उस स्थिति में जो धारा, या ये कह लिए, देखिए पहले हम समांतर क्रम संयोजन की बात करेंगे तो पहले लिख लिया जाएगा कि जब प्रत्येक प्रतिरोधों का सिरा किसी एक बिंदु से प्रत्येक प्रतिरोधों का सिरा दूसरा सिरा किसी एक बिंदु से आपस में जोड़ दिया जाता है तो यही क्रम क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अंततः हम क्या करते हैं उसके बाद कि प्रत्येक सिरे के पहले जो प्रत्येक पहला सिरा है उसको किसी या दूसरे सिरे को आपस में विभवांतर से जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के तत्पश्चात इसमें जो धारा प्रवाहित होती है आई, ये धारा इन दोनों के लिए क्या हो जाती है, अलग अलग बढ़ जाती है। जैसे बोर्ड वगैरह घर में जो उपकरण आप ऐड करते हैं वो समांतर क्रम में ही जोड़ते हैं आप, तो कहता है कि जैसे ही आप करेंगे तो सब में धारा क्या होता है, अलग अलग प्रवाहित होता है ना। लेकिन विभवांतर जो होता है वो देखिए 220 वोल्ट आप स्टेबलाइजर से कनेक्शन करते हो। यहाँ से देखो ये स्टेबलाइजर से कनेक्शन, ये तुम्हारा स्टेबलाइजर हो गया। इसमें से दो, एक यहाँ से फेस आए हैं, सब फेस अर्थ, और यहाँ से दो आपने निकाला है बाहर के लिए आता है। तो ऐसे क्या होगा, जो हमारे घर में बोर्ड होते हैं वो श्रेणी क्रम में होते हैं। जो बोर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में हो सकते हैं। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल 100% होता है। जितने आप घर में बोर्ड होगा वो कैसे, किस क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में ना होता है। बोलो कि समांतर क्रम में होगा। श्रेणी क्रम एक ही तार जाता है ना पूरा। लेकिन जो आप काम करते हैं, जैसे कि आप क्या बात है, जो उपकरण आप प्रयोग करते हो उपकरणों का, ऐसा तो नहीं ना कि यहीं से कई सारा तार निकालते हो अपने घर के प्रत्येक कमरे के लिए। एक ही तार बिछाते हो ना जिसमें से आप बोर्ड कनेक्शन देते हो एक ही तार से पूरा। तो आप यहाँ से जैसे विभवांतर क्या बोलते हैं 220 जैसे आप बढ़ाते हो तो प्रत्येक जगह जो धारा होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ विभवांतर जो भी है वो क्या हो रहा है, प्रत्येक जगह के लिए समान ही रह रहा है ना। तो यहाँ के लिए हम कहते हैं कि जो विभवांतर होता है इनके सिरों पर वो सबके लिए क्या होता है, एक समान होता है। इसके लिए भी ही होगा और इसके लिए भी क्या होगा, भी ही होगा। लेकिन जो धारा का मान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके लिए I1 हो जाएगा और इसके लिए क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो समांतर क्रम में संयोजन या समांतर क्रम संयोजन में जितने हमारे प्रतिरोध जुड़े रहते हैं उसमें धारा अलग अलग प्रवाहित, धारा का मान अलग अलग होता है, लेकिन विभवांतर का मान क्या होता है, बराबर होता है, समान होता है। तो अतः आपने बता दिया कि जब धारा का मान अलग अलग होता है, अर्थात जो इसमें धारा ये I होगा वही ना I1 और I2 में बट रहा है। तो I2, I3, I4, I5 इन्फिनिट। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। इक्वेशन नंबर क्या कर लेंगे, 1। चूँकि आप जानते हो कि V बराबर क्या होता है, IR, या I का मान हमें ढूंढना है ना, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान में R होगा। तो इसको हम कह लेते हैं कि चूँकि इस फार्मूले से, इस सूत्र से हम चाहेंगे तो I का मान निकाल सकते हैं। तो I1 के लिए क्या होगा, I1 के लिए विभवांतर तो समान है V और प्रतिरोध क्या है R1 हो जाएगा। और I2 के लिए क्या हो जाएगा, प्रतिरोध विभवांतर भी और यहाँ पे प्रतिरोध क्या हो जाएगा R2। और तुल्य प्रतिरोध के हिसाब से देखा जाए तो अगर यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध R मान लिया जाए, विभवांतर भी मान लें और तुल्य धारिता अगर I मान लेते हैं तो यहाँ से ये फार्मूला बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो I की वैल्यू यहाँ पे, तो समीकरण यहाँ से डायरेक्ट लिख लिया जाए। समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे बच्चा, I1, I2 तथा किसका मान, I का मान रखने पर रख दीजिए। जब I का मान रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कहेंगे कि यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है ये आपका, ये समीकरण नंबर 1, तो इसमें रखा जाएगा तो हो जाएगा I का मान क्या आप रखेंगे, V बटा में R। I का मान क्या रखा जाएगा, V बटे में R इज इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ से, V बटा में R1, और I2 की वैल्यू क्या रखा जाएगा, V बटा में R2। तो V अपान में क्या हो गया, R इज इक्वल टू, कॉमन क्या है दोनों में, V कॉमन है, अंदर बच जाएगा 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2। V से भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बच जाएगा 1 बटा में R बराबर 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में
R2, और यही होता है तुल्य प्रतिरोध का समांतर क्रम में संयोजन का फार्मूला। क्लियर हो गया? कर लीजिए, फिर आगे अभी पढ़ा जाएगा। एक आध दो टॉपिक्स अभी आगे भी पढ़ेंगे, कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपकी होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। विद्युत ऊर्जा होता क्या है? तो कहता है कि जब कोई चालक होता है, ठीक है, कोई आपने चालक ले लिया, उस चालों के बीच, अगर चालक के बीच विभवांतर आपने जोड़ रखा है, तो जो उसमें आवेशों का प्रवाह होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य होगा वो विद्युत ऊर्जा के क्या होता है? बराबर होगा। मीन्स दैट मैंने क्या कहा कि जो चालक है और इस चालक के सिरों पर अगर विभवांतर भी है, सपोज दैट, तो जो उसमें आवेश होगा वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या होगा? प्रवाहित होगा। 100% है कि प्लस से किधर? माइनस की तरफ प्रवाहित होगा। तो जो प्रवाहित होता है वही क्या कहलाता है? कह सकते हैं कि जो आवेश होता है एक सिरे से दूसरे तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही विद्युत ऊर्जा के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? डिफिनीशन लिखवा दें पहले, उसके बाद बात होगी। लिखिए, किसी चालक के सिरों के बीच, किसी चालक के सिरों के बीच क्या लगा गया है? तो बोला जाए सिरों के बीच विभवांतर भी हो तो, विभवांतर भी हो तो प्लस क्यू आवेश हो तो प्लस क्यू आवेश को, प्लस क्यू आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। क्या मैंने बोला कि जो विद्युत ऊर्जा होता है वो आवेश पे किया गया कार्य के क्या होता है? बराबर होता है। जो आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है और आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य करते हैं आप, उसी को कहते हैं कि वो विद्युत ऊर्जा के वो बराबर होता है। क्लियर हुई बात? तो नीचे से फार्मूला हमारा क्या बनेगा? अर्थात सूत्र आप जानते हैं, सूत्र होता है, सूत्र से V बराबर आप जानते हो क्या होता है? W बटा में Q, W बटा में Q। लेकिन हमें क्या निकालना है? विद्युत ऊर्जा को हमेशा किससे डिनोट किया जाएगा? W से किया जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू Q हो जाएगा। V इंटू विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। हाँ, विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक, तो सूत्र जो आप जानते हैं V बराबर W बटा में Q होता है। विभवांतर, कोई एक चालक लिया है जिसके सिरों के बीच विभवांतर भी हो और उसमें उत्पन्न आवेश प्लस Q आवेश जो भी हो, या कोई माइनस आवेश है तो माइनस या प्लस, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक माइनस होगा तो इधर से इधर तरफ आएगा, प्लस होगा तो इस सिरे से दूसरे सिरे तक जाएगा। और जो ये जाने में जो कृत्य कार्य आप करेंगे वही जो होगा वो किसके बराबर होगा? विद्युत ऊर्जा के बराबर होगा। बात क्लियर? तो कहेंगे W बराबर V इंटू क्या हो जाएगा? Q। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक देखिए, वोल्ट है। इसका मात्रक V का मतलब विभव का मात्रक होगा वोल्ट, और Q का क्या आवेश का होता है? कूलाम। ठीक है, इसका मात्रक अब वोल्ट, कूलाम, या कह सकते हैं क्या होता है? जूल।
तो अधिकतर कार्य का मात्रक जो यहाँ पे आप वैद्युत ऊर्जा निकालेंगे, ऊर्जा का मात्रक हमेशा किस में आएगा? जूल में आएगा। क्योंकि आप जानते हो कि डू या कह सकते हैं एनर्जी इज डू इट द एबिलिटी ऑफ वर्क, कहता है कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। तो मीन्स दैट कह सकते हैं कि जो उसका यूनिट होगा, जो मात्रक होगा, वो क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो ऊर्जा या कार्य एक ही चीज़ को समानता रखती हैं। तो इसमें क्या हुआ कि एक फार्मूला आपका एक ये बना, ठीक है। लगभग देखिए इसमें 3 फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और तीनों अपने आप में कुछ न कुछ क्या होगा? समानता प्रदर्शित करेंगे। और तीनों फार्मूला पूछे सर कहाँ प्रयोग होगा? तो जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल लगाइएगा, न्यूमेरिकल जब आप लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उन तीनों फार्मूला का अलग अलग जगह पे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये हो गया। सुनिए, अब हमें क्या निकालना है कि ये फार्मूला यहीं तक नहीं होगा, अब आगे एक तरफ सोचा जाएगा। जैसे कि अब W बराबर क्या लिखा जाएगा? चूँकि यहाँ से लिख लीजिएगा, चूँकि आप जानते हो Q बराबर क्या होता है? IT होगा। तो समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे तो W बराबर हो जाएगा V इंटू I इंटू T। ये हो गया दूसरा समीकरण ऊर्जा शक्ति के लिए या वैद्युत ऊर्जा के लिए। तो सेकेंड और थर्ड क्या होगा? चूँकि आप जानते हो कि इसका भी मात्रक क्या होगा? जूल ही होगा। चूँकि आप जानते हो बेटा कि V बराबर क्या होता है? V बराबर IT होता है, V बराबर IR होता है ना। तो यहाँ से हम इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू V की जगह पे रख दिया जाए I इंटू में R इंटू में क्या है? I इंटू T। तो W बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? I स्क्वायर इंटू में R इंटू में क्या हो जाएगा? T। ये हो गया। इसका भी मात्रक क्या होगा? जूल ही होगा। इक्वेशन नंबर 3। चूँकि आप जानते हो कि I बराबर क्या होता है? V बटा में R। तो समीकरण नंबर 3 से W इक्वल टू I का मान क्या रख देंगे? V बटा में R का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इंटू में R इंटू में T। तो W बराबर यहाँ से क्या मिलेगा आपको? V स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा? R स्क्वायर, ठीक है, इंटू में R इंटू में T। एक R से एक R कट जाएगा तो आ जाएगा W बराबर V स्क्वायर बटे में R इंटू में T। और इसका भी मान क्या होगा? मात्रक जो होगा वो जूल होगा। बात समझ में आएगा? 3 फार्मूला आपके तैयार हो गए, रेडी हो गए। इसको आप कर लीजिए। अब एक चीज़ देखिएगा, थोड़ा सा देखिए। अब हम क्या कहेंगे कि जो यहाँ पे ऊर्जा आप या फिर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होगा, और उस ऊर्जा को हम किस में मेजर करेंगे? कैलोरी में मेजर करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से लिखेंगे ऊर्जा को या ऊर्जा का मान किस में लिखेंगे? तो ऊर्जा का मान कर सकते हो, या तो लिख सकते हो वैद्युत ऊर्जा को कैलोरी में, आप लिखिएगा ऐसे, कैलोरी में प्रदर्शित करना, कैलोरी में प्रदर्शित। तो कैलोरी में जब भी प्रदर्शित किया जाता है तो एक चीज़ देखिए, चूँकि हम बताएंगे कि जानते भी हैं कि 4.2 जूल बराबर होता है 1 कैलोरी। कितना होता है? 4 जूल कार्य अगर हम करते हैं तो वो 1 कैलोरी के बराबर होता है। मीन्स दैट कि अगर एक चीज़ देखिए तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा? 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा? तो 1/4.2 कैलोरी के क्या होता है? बराबर होता है।
अब ये चीज़ कहाँ से आ गई, ये चीज़ समझ में आ रहा है। एक्चुअल में 4.2 का यहाँ पे गुणा ही न किया गया था 1 जूल में। 1 जूल बराबर होता है 1/4.2 जूल 1/4.2 कैलोरी मान सकते हैं। मतलब 4.2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.2 अगर कर देंगे इधर तो 1 ही नहीं बचेगा, तो हम कह सकते हैं 1 कैलोरी बराबर कितना हो सकता है, 4.2 जूल। बात समझ में आ रहा है ना। अगर हम 4.2 जूल कार्य करते हैं तो वो 1 कैलोरी के बराबर होता है। ये चीज़ हो गया। तो 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। कहते हैं कि जितने जूल का मान आएगा अगर उस जूल में उस कार्य में 1/4.2 का गुणा कर देते हैं तो वो कैलोरी में उसका मान बदल जाएगा। तो चूंकि सूत्र आप जानते हैं, 3 सूत्र आपने यहाँ से मोस्टली ये 3 सूत्र आपके लिए मायने रखता है। तो W बराबर आपने क्या निकाला, पहला सूत्र VI/T, यही W बराबर क्या निकाला आपने, I स्क्वायर RT, और यही W बराबर आप निकाले हैं V²/R, निकाले हो आप ना। ये सबका मात्रक क्या था, जूल था। तो कह सकते हो कि सबके मान को हमें बदलना है कैलोरी में। तो पहला W बराबर क्या होगा, VI/T और बटा में 4.2। जैसे ही 1/4.2 का गुणा करेंगे इसका जूल से मान बदल के किस में हो जाएगा, कैलोरी में। बोलिए बात समझ में आ गया। और दूसरा क्या है, W बराबर I स्क्वायर RT बटा में क्या हो जाएगा, 4.2। 1/4.2 का गुणा कर दीजिएगा, तुरंत उसका मान किस में आएगा, कैलोरी में। और थर्ड आपका है W बराबर V² बटा में R इंटू में T। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V² इंटू में T बटा में R इंटू में 4.2 कैलोरी। तीनों क्लियर हो गया बात। तो इसी वैद्युत ऊर्जा को हम कैलोरी में बदल दिए तो हम 1/4.2 से गुणा कर देते हैं, वही हमारा कहलाता है कि कैलोरी में परिवर्तित हो गया। करिए इसको आगे, नेक्स्ट टॉपिक अभी करवाते हैं। हो गया। तो जो आपकी यहाँ से क्लास खत्म हो गई वैद्युत ऊर्जा, ये फिफ्थ चैप्टर का एक टॉपिक और बचा है, लास्ट टॉपिक, जिसको कहते हैं वैद्युत शक्ति। इसको कल पढ़ाएंगे, ठीक है। और वैद्युत शक्ति और बच गया है यूनिट के बाद हार्स पावर, ठीक है ना। ये 2-3 टॉपिक्स है, इसको कल कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जिसको अश्व शक्ति में कैसे बदला जाएगा इस वैद्युत शक्ति को, तो कल बताएंगे, ठीक। और कल की क्लास बिल्कुल मत छोड़िएगा। और आज जितने बच्चे छोड़ें इस क्लास को, उसको एक बार पढ़ लेंगे तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि कल क्वेश्चन लगवाएंगे तो समस्या होगी उन लोगों को, ठीक। कल मिलते हैं।